अभी कैसा है दोस्तों कि कई बार हम देखते हैं कि जो बैंक है वो उससे हम कई बार ईएमआई के तौर पर गाड़ी लेते हैं या फिर बाइक लेते हैं या फिर हम जनरली हम तो मोबाइल वगैरह ही लेते हैं, उतनी बड़ी चीज़ें नहीं लेते। अभी मेरे जो साथ का दोस्त है उसने ना एक मोबाइल ले लिया, मोटो का मोबाइल ले लिया, बहुत बढ़िया मोबाइल है, कैमरा वगैरह बहुत अच्छा चलता है उसका। उसने उसके पास उसने पैसे नहीं थे, तो उसने सोचा कि चलो बैंक के पास से कुछ कर्जा वगैरह ले लेते, बाद में पे कर देंगे ईएमआई के थ्रू। तो देखिए अभी वो जो बैंक के थ्रू जा रहा था तब उसके उसे बहुत डर लग रहा था कि अगर मैंने इसका अगर ईएमआई बाउंस हो गया, तो उसने बहुत सारी कहानी सुन रखी थी कि एक आधा ईएमआई बाउंस हो गया तो बैंक के लोग आते और मोबाइल छीन के लेके चले जाते हैं। तो वो बहुत डर रहा था। तो ऐसे केसेस में मुझे लगा कि इसके ऊपर एक अवेयरनेस के लिए वीडियो बनानी ही चाहिए। तो देखिए बैंक जो ऐसे जो सिक्योर्ड लोन रहते हैं, मतलब जिसके जो जो लोन देने के बाद कुछ ना कुछ सिक्योरिटी ले लेते हैं, जैसे कि होम लोन लिया तो उसके जो कागजात रहते हैं, रजिस्ट्री या फिर घर के कागजात वगैरह, वो सिक्योरिटी के तौर पर ले लेते। अगर आप मोबाइल ले रहे या फिर कार ले रहे, बाइक ले रहे, तो ऐसे में जो गाड़ी या फिर मोबाइल, गाड़ी या व्हीकल की जो आरसी रहती है वो ले लेते, या फिर मोबाइल वगैरह ले लिए तो वहाँ पे वो आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर अन्य डॉक्यूमेंट भी आपसे वो ले लेते, सिग्नेचर फॉर्म पे वगैरह करवा के ले लेते। देखिए तो ये सब सिक्योर लोन के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अगर आपने एक आध ईएमआई अगर नहीं पे कर पा रहे, नहीं पे कर रहे, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक आपसे तुरंत आपसे ले आकर वो मोबाइल या फिर आपका जो भी एसेट है वो छीन के नहीं ले जाता है। उनके पास वही थोड़ी सा काम है, उनके पास भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो देखिए 2002 से पहले जब भी अगर ऐसे होता है कि कोई अगर बोरोवर है जो कि पे नहीं कर पा रहा है या फिर ईएमआई नहीं दे रहा है, तो उनके खिलाफ कोई भी ऐसा स्ट्रिक्टली लॉ नहीं था। तो 2002 में सरफेसाई एक्ट इनेक्ट हुआ, जिसमें बताया गया कि बैंक के पास भी कुछ पावर दी गई है, जिससे अगर ईएमआई बोरोवर नहीं पे कर रहा है तो उससे वो ईएमआई फोर्सफुली या फिर पावर है कि उनसे वो एसेट जो दिया गया है वो रिकवर कर सकते हैं सरफेसी एक्ट के थ्रू। सरफेसी एक्ट में भी ऐसे डायरेक्टली नहीं कहा गया है कि जाके डायरेक्टली जाकर मोबाइल छीन लो या फिर गाड़ी छीन लो, या फिर ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई भी अगर ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं या फिर नहीं पे कर पाते, अन्य कोई भी वजह से प्रॉब्लम तो सबके जीवन में ही रहती है, नहीं पे कर रही है, तो बैंक आपसे डायरेक्टली नहीं छीनता है। तो आपको 3 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है कि जिसके अंदर आपको वो ईएमआई पे करना रहता है। अगर फिर भी आप नहीं पे कर पा रहे तो आपको 30 दिन के बाद नोटिस पीरियड दिया जाता है कि आप क्यों नहीं पे कर रहे हैं, तो पे कर दीजिए। ऐसे आपको नोटिस में बताया जाता है, रीजन वगैरह सब बताया जाता है। अगर फिर भी ईएमआई नहीं पे कर रहे हैं तो बैंक आपको एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कैटेगरी में डाल देता है। अभी ये क्या रहता है दोस्तों, अगर कोई ईएमआई क्या बोलते हैं बोरोवर अगर नहीं पे कर रहा है, तो अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो बैंक का बहुत सारा नुकसान हो सकता है। और बैंक तो खुद ही आकर वहां से वो छीन नहीं सकती है या फिर वो क्या बोलते हैं रिकवर नहीं कर सकती है। तो बैंक क्या करती है, आरसीए मतलब कि कुछ एजेंट रहते हैं, मतलब कि छोटी मोटी जो कंपनी रहती है जिनका उतना बड़ा नाम नहीं रहता है, जैसे कि बैंक का वगैरह रहता है, जैसे कि एसबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इनका बहुत सारा नाम है। इसकी वजह से उन्हें फंड भी मिलता है या फिर बहुत सारा उनके ऊपर भी उन्होंने इन्वेस्ट किया उनके नाम पे ऊपर। लेकिन जो छोटी मोटी कंपनियां रहती है उनको वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे दिया जाता है कि हमारा जो डिफॉल्ट हो रहा है, जो ईएमआई नहीं पे कर रहा है, उनसे वो आप हमें ले कर दीजिए या फिर ले लीजिए, क्योंकि वो तो ईएमआई बैंक को पे करने से रहा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि नोटिस पीरियड भी होगा, एनपीआई भी डिक्लेयर हो गया, तो फिर जो एजेंट रहते वो उनको मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू या कॉल भी करते रहते हैं। अभी देखिए दोस्तों, इसमें भी एक ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि आरबीआई की नई गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी जो जो ऐसे आरसीए वगैरह कंपनी वगैरह हो गए, वो आपको हरेस नहीं कर सकते मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू या फिर अन्य अदर सोर्सेज की मीडिया माध्यम से आपको हरेस नहीं कर सकते या फिर आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते कि ये देखो ये इसने बैंक का ईएमआई नहीं पे किया, ऐसे हरेस नहीं कर सकते। और साथ ही साथ अगर आप फिर भी जब आपने 3 महीने का नोटिस पीरियड, 3 महीने भी हो गए, नोटिस पीरियड भी प्रोवाइड हो गया, फिर भी आप नहीं पे कर पा रहे, आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ऐसे केसेस में जो कि एजेंट है वो आरसीए के एजेंट है, वो आपको अन्य अदर ऑप्शन भी देते हैं कि जैसे आप आधी पे कर दीजिए या फिर थोड़ी थोड़ी करके पे कर दीजिए, कितने टाइम में पे करेंगे, ऐसे ऑप्शन भी दिए जाते हैं। उससे डरने की कोई बात नहीं रहती।
फिर भी आप नहीं पे कर रहे हैं या फिर किसी की नियति नहीं है पे करने की, तो अन्य अदर ऑप्शन नहीं रहने के चलते जो आरसीए है, जो एजेंट वगैरह रहते हैं, वो आपसे वो चीज़ छीन के भी ले जा सकते हैं। लेके जाएंगे ये जरूरी नहीं, ले जा सकते हैं। और साथ में देखिए दोस्तों, क्योंकि बैंक को या फिर आरसीए का आपका जो एसेट है वो छीनना आपका मेन पर्पज नहीं रहता है। उन्हें सिर्फ उनका ईएमआई पे टाइम टू टाइम हो जाना चाहिए, बस उतनी ही उनकी ज़रूरत है। आपने अगर ईएमआई कंटिन्यूसली पे कर दिया तो रीइंफोर्समेंट के थ्रू आपका वो ईएमआई कंटिन्यूसली पे करते रहेंगे और आपका जो डिफॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी काम चलता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि बैंक का या आरसीए का काम ये नहीं है कि आपको ऐसे छीन के ले जाए, आपको हरास कर दे, या फिर ये नहीं है। अगर ऐसा कोई कर रहा है, मान लीजिए आपको घर पे जो आरसीए के एजेंट आ गए और आपको दमदाटी कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, गली में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आपके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, तो ऐसे वो नहीं कर सकते। ऐसे करते हैं तो आप आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से सीधा आप बैंक में कंप्लेंट भी उनके खिलाफ कर सकते हैं। अगर कंप्लेंट करने के बाद भी अगर वो कोई भी एक्शन बैंक उनके खिलाफ नहीं ले रही तो फिर क्या करें? फिर देखिए दोस्तों, आरबीआई को आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं या फिर पोस्ट के थ्रू भी आप उन्हें बता सकते हैं कि आपके साथ किस तरह से मेंटली हरास वगैरह कर सकते हैं। लेकिन उनका भी टाइम दिया गया है दोस्तों, कि जो एजेंट वगैरह है वो सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक, और जो फीमेल वगैरह है उससे वो फीमेल ही बात करती है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों। और इससे भी और एक ज़रूरी बात मुझे याद आ गई कि जो एजेंट वगैरह रहते हैं उनके प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहने चाहिए, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड रहने चाहिए, और जब भी आपको रिकवरी करने आते हैं तो आप वीडियो भी निकाल सकते हैं प्रूफ के तौर पे कि आपके साथ कुछ भी बदसलूकी नहीं हुई। तो इतने सारे गाइडलाइन होने के बावजूद, इतने सारे लॉ होने के बावजूद आपको आप तो समझ में आ गया होगा कि आपसे डायरेक्टली आपके जो एसेट है, मोबाइल वो कार वगैरह, वो डायरेक्टली कोई भी नहीं छीन सकता। कितनी भी उनको हड़बड़ी हो गई होगी तो नहीं छीन सकता। अगर छीनता है तो उनके खिलाफ आप बैंक में कंप्लेंट कर सकते हैं। बैंक ने कोई अगर एक्शन लेता है तो आप डायरेक्टली आरबीआई को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर फिजिकली आपको टच करे या फिर आपके साथ हाथापाई करे तो आपके उस आदमी के ऊपर क्रिमिनल भी चार्ज लग सकते हैं, क्योंकि वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। तो ऐसे ही देखिए दोस्तों, लॉ के लिए अवेयरनेस रहना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके राइट्स को आपको पता होना चाहिए। ऐसे कोई आपके राइट को वायलेट नहीं कर सकता, और साथ ही साथ आपको कोई भी ऐसे परेशान नहीं कर सकता है। इसके लिए ही लॉ बनाए गए रहते हैं दोस्तों। इसलिए ऐसे लॉ से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक तो बनता ही दोस्तों, और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। हम जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।